नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विशेष इशू की जो हमें लगता है कि अगर जर्नलिज्म का यही हाल रहा तो लोकतंत्र को भी खतरा है। और जब जंग हो रही हो तो जो अफवाहें चलाई जा रही थी उसमें ऐसा लगता था कि झूठ बोला जा रहा है। और अब जो जनता को मालूम हुआ तो जनता का भी विश्वास मीडिया से पूरी तरह से उठ रहा है। इस पे लोकतंत्र पे बड़ा प्रभाव पड़ता है, लोकतंत्र भी कमज़ोर हो जाता है। अगर जर्नलिस्ट अपने इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा। अब अगर आप जर्नलिज्म का इतिहास देखिए, मुझे याद है जब मैं कम उम्र का था, मैं अमेरिका में भी था, तो उस समय एक वॉल्टर क्रॉन्काइट जर्नलिस्ट होते थे। मुझे याद है जब वियतनाम वार हो रही थी तो वॉल्टर क्रॉन्काइट वियतनाम में जाकर वहाँ बताते थे कि जंग की स्थिति वियतनाम में क्या है। और जब वॉल्टर क्रॉन्काइट अपनी 9 बजे न्यूज़ में आते थे तो सारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उस पर पूरा विश्वास करते हैं। मतलब कि जनता को जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट से विश्वास होना चाहिए। और ऐसे ऐसे जर्नलिस्ट फिर हुए। बॉब वुडरॉफ एक जर्नलिस्ट था अमेरिका का, वो 2006 में इराक में गए और उनको एक एक्सप्लोजन में उनका शार्पनर जो था एक्सप्लोजन का उनमें सर में जाकर बैठ गया। तो कितने महीने उनकी सर्जरी हुई और बड़ी देर लगी। तो जब वो दोबारा सेहत में आए तो वापस इराक गए अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए। फिर आपको मालूम है कि जब इराक की वॉर हुई तो उस समय एक रवैया बना कि एक एम्बेडेड जर्नलिस्ट का, जब टैंक्स जाते थे इराक में तो उनके साथ एक जर्नलिस्ट भी होता था। इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद यही है ना कि जंग के समय में आप जो असली स्थिति है, जो हो रही है, उसके बारे में आप देश की जनता को बताएंगे। और जर्नलिस्ट अपने आप को इस स्थिति में डाल लेता था कि उनकी हत्या भी हो सकती है, और ऐसा हत्या हुई। आपको मालूम है कि तालिबान ने दानिश सिद्दीकी को कत्ल कर दिया। और इसी एम्बेडेड जर्नलिस्ट की वजह से इराक में कई इराकी जर्नलिस्ट की मौत हुई। तो जर्नलिज्म वो जर्नलिज्म है जो स्थिति दिखाकर ये विश्वास पैदा करता है कि जो वो कह रहे हैं वो सच है। अब जिस तरह से हमारा अपना मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह से उन्होंने अफवाहें चलाई, लाहौर में कब्ज़ा हो गया, कराची कब्ज़ा हो गया, कू होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर घर पहुँच गए हैं लोग, आसिम रिज़ाइन करने वाला है ऐसी ऐसी बातें जर्नलिस्ट कर रहे थे, मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा था। और ये जो खबरें हैं ये सरकार की तरफ से नहीं आ रही थी। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की खबर नहीं दे रहा था, ये खुद चला रहे थे। क्यों, कैसे, इसकी वजह क्या थी और इसका नतीजा क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 ऐसे लोग हैं जो मीडिया से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। 2 तो ऐसे हैं जो मीडिया में ही हैं और एक कांग्रेस पार्टी के मीडिया फेस है। जब वो अपना भाषण देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो लोग उनको सुनते हैं। तो सबसे पहले तो मनीष जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए। और मनीष जी, आपको मालूम है कि 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, और फिर उसके बाद आपको मालूम है, सभी को मालूम है कि 2012 से 2014 तक आप मंत्री रहे। और जब जब मैं अखबार पढ़ता हूँ और मनीष जी का आर्टिकल नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी पे आता है तो बड़े गौर से मैं पढ़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर यू फॉर कमिंग हियर टू दिस प्रोग्राम। सीमा जी, 30 साल आपका लगाव रहा है जर्नलिज्म से। पहले इंडियन एक्सप्रेस, BBC, और फिर 2023 में आप वायर में की संभाल रही हैं वायर को। आपने कुछ किताबें भी को ऑथर की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने का। हरतोष जी, आपके बारे में कम कहना बेहतर है। नहीं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप
मैकेनिकल इंजीनियर की डिग्री आपने बिट्स पिलानी से ली, और उसके बाद आपने मास्टर्स इन मैथमेटिक्स फ्रॉम द करंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंसेज इन न्यूयॉर्क। तो उसके बाद आप जर्नलिज्म में आए। शुरुआत में यू वर्क विद इंडियन एक्सप्रेस, और फिर उसके बाद आप लिखते रहे इंडिया टुडे, हिंदू में, तहलका में। फिर आपने कैरावन एज पॉलिटिकल एडिटर ज्वाइन किया 2014 में, और आपको एक अवार्ड भी मिला, मूक नायक जर्नलिज्म अवार्ड इन 2021, नेम्ड आफ्टर डॉक्टर B.R. Ambedkar। एंड देन ऑफ कोर्स कैरावन इटसेल्फ, जहां आप अभी भी संभाल रहे हैं, 2023 में इट रिसीव द Shorenstein Journalism Award, and you've also written some interesting books. Manish ji, how do you see the role of the media in the conflict that took place? Kapil ji, first of all, thank you very much for inviting me to this very calm and informative show that you put out. The problem with the Indian media is institutional, going back to the very inception of our republic. The biggest tragedy of Indian democracy has been that we have not been able to create independent media houses. पहले थोड़ा सा पहले ये सबसे बड़ी त्रासदी रही है कि हम लोग, या भारत का जो लोकतंत्र है, वो इंडिपेंडेंट और ऐसे मीडिया हाउसेस जिनके कोई और बिजनेस ना हो, उसको क्रिएट नहीं कर पाए। उसके साथ साथ अगर आप पर्टिकुलरली ये जो चलचित्र का मीडिया है, टेलीविज़न, इसकी बात करिए, देखिए इसके कोई रेवेन्यू मॉडल्स ही नहीं है। आपके 850 या 900 पता नहीं कितने चैनल हैं आजकल, एक समय 902 हुआ करते थे, इतने चैनल्स की स्पेस ही नहीं है। और ये सारे डिपेंड करते हैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर। 25-30 हज़ार करोड़ की एडवर्टाइजिंग पाए ये सारे लोग और प्रिंट मीडिया शेयर करता है। और उसको वो बढ़ती कैसे है? वो बढ़ती है आपके टीआरपी से। टीआरपीज को मेजर करने का जो इंडिसेस है वो पूरी तरह से ही ओपेक और फ्लॉड है। तो ये जो तो आप तो मंत्री रहे, मैं वही कह रहा हूँ सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो डॉग ईट डॉग मीडिया है, इसका बेसिक कारण ये है कि रेवेन्यू मॉडल्स ही नहीं है। और जब इनको मौका मिलता है कि हम ज़्यादा आई बॉल्स ग्रैब करें, तो दिस कॉम्पिटिटिव इररिस्पॉन्सिबिलिटी reaches an absurd level totally, and that is what you saw itself playing itself out during this conflict. जैसे आप कह रहे थे, it is not as if government was feeding them this news, right? It is this competitive irresponsibility to try and get as many eyeballs as possible in order to ensure that you get a larger pie of the advertising revenue, because subscription is almost non-existent. ये जब तक आप रेवेन्यू मॉडल्स नहीं ठीक करेंगे, तो तब तक जो इंस्टीट्यूशनल इररिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उससे निपट नहीं पाएंगे। बाकी जो एक पर्सनल इररिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, वो उसके बारे में सीमा जी और हरतोष जी बेहतर बता पाएंगे। नहीं, बट एक चीज़ आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं कि मीडिया स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन तब और आज में कुछ अंतर भी है। मतलब कि हालांकि मीडिया इंडिपेंडेंट ना हो, लेकिन तब की जो रिपोर्टिंग थी उसमें थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिपोर्टिंग होती थी। ऐसी इररिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग नहीं होती थी। जिस तरह से देखिए, ऐसा कोई नहीं कहता था जंग के टाइम एबीपी न्यूज़, आज तक, न्यूज़ 18, जी न्यूज़ एयर्ड फुटेज फ्रॉम 2023 गाजा एयर स्ट्राइक्स, मिसरिप्रेजेंटिंग इट एज ऑपरेशन सिंदूर विजुअल्स। लेकिन ऐसे तो कभी हमने नहीं देखा, तो हम पहली बार देख रहे हैं। तो कपिल जी, इसी लड़ाई बहुत देर के बाद हुई है, 1999 के बाद। नहीं, 1971 में नहीं, मैं 1999 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट सबसे ज़्यादा वो था। पर आप अगर जंग को एक तरफ भी छोड़ दीजिए, आपको याद होगा 1,76,000 करोड़ कितना चला था। नहीं, वो तो नहीं, मुझे एक बात बताइए,
तो 1,76,000 करोड़ में जब सारे लोग बरी हो गए, किसी के ऊपर कोई औपचारिक तौर से मुकदमा बना नहीं, तो किसी ने माफी मांगी कि आपने 3 साल एंड वो ठीक है, वो उदाहरण होंगे, बट मैं थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में थोड़ी बहुत जो रही अब तक है, मैंने ऐसा मीडिया कभी नहीं देखा। तो मेरे ख्याल 2014 के पास एक क्वालिटेटिव चेंज आया है हिंदुस्तान के मीडिया में। थिंग इज कि आपका जो इरिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टेस्टरोन्स है, सो देयरफॉर इरिस्पॉन्सिबिलिटी सदा से थी, ये कंपटीशन ऑफ आईबॉल सदा से था, बट ये एक्सट्रीम तक पहुंचा, वो अब वो एक इट हैज अटेन्ड अनदर लेवल ऑल टुगेदर। सीमा जी। So I agree with what Manish is saying, and he's absolutely right that some things are embedded in the way Indian media came out, whether it was a colonial hangover in terms of the laws we had, or the whole framework of censorship, the Press Act, newsprint being government controlled, etc., and all that, and the ownership patterns where you had mining, you had real estate companies, and you had on the side. I think there's been a big switch that happens in 2014, in large parts to the media's own ineptness too, but a lot of the weaknesses ended up being mechanized by a party, by a ruling regime which had super control. So while you had a coalitional government, you had political spaces within which media kind of navigated somewhat imperfectly, but there were reports, there was a room for like negotiation. It was like a pressure cooker with so it was not as if everybody was honest as God then and has now suddenly become dishonest, but there was space. And fundamentally I look at media playing 4 roles, which are very textbook roles. One is to provide information. Number 2 is to provide some kind of a forum for discussion, not debate. Number 3, some kind of accountability. And number 4 is seeking financial accountability. I think all of that is completely absent now. And what you have with media, for reasons of its own economy going under, not having a revenue model, and fundamentally flawed way of looking at information as a commodity, which is like a bit of the whole post-90s idea that this is infotainment, it's commodity. That whole model is flawed in a poor pluralist democracy like India, where it has to be a public good. मतलब आपको जब तक सूचना सही, असली, अच्छी सूचना, इंफॉर्मेशन नहीं है, आपका कर्तव्य है, आपकी डेमोक्रेसी तो खत्म है। ये तो पूरा आपका ओएस है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन में ही तो एक व्यक्ति, एक नागरिक वोट डाल रहा है, एक नेता कैंपेन कर रहा है, या हम और आप इश्यूज पे अग्रीमेंट कर रहे हैं। अब सिर्फ बहस होती है 15 सेकंड फिर गाली गुफ्ता एंड इट ब्लोज अप। तो मीडिया हैज कंप्लीटली एब्डिकेटेड इट्स रोल। अ स्मॉल एग्जांपल आल्सो, आई एम सॉरी वी आर डाइग्रेसिंग फ्रॉम योर वॉर thingy, is like even so this was waiting to come. This is 11 years down this road. Look at the rupee devaluation. What happens in 2013, the kind of things that were going on then to now, where it's even buried on page 8 and page 11 of the pink newspapers. So there's no information. But वो देखिए सीमा जी, the fact is कि जो political system ढांचा है हिंदुस्तान का, political ढांचा है, वो 2014 से बदल गया है। And which has deeply impacted media, and media has in turn, as you said on testosterone, it has further kind of turbocharge that. So I think we're living in a very dangerous scene, and if that night just before the ceasefire is any indication, if that media is what is providing the information available, which is preparing the public mood, which is creating a bloodlust, which is warmongering, which is dehumanizing people of all, whether internally or outside, and giving rampant misinformation, this is coming back now to bite even the ruling establishment. Because the ruling establishment is seen as one with these reporters, with these bunch of journalists who make a case that to be oppositional is wrong. So, you have a problem with the roads, then you ask questions of RJD. In Tamil Nadu, or I don't know, so it's a completely harebrained way of viewing your own role as accountability. But now, because they're seen as so closely linked with the ruling party, this has hurt the Indian institutional official narrative on the war. And partly how we look at how the global press is seeing how things and how the dominoes have kind of dropped on this. The irresponsible reporting by big media has really come to haunt the Indian government. And if for only reasons of self-preservation and not for a love of free and good speech, the government should sit and take notice. It's been the government has in fact lauded the media.
Well, I think they like to double down when pushed, really. That's their kind of political instinct. But this is going to come and haunt them for a long time to come if they're going to continue to allow missiles and drones are still raining on Doordarshan, on state media, on others. So I think we're at a very dangerous moment if a country of 1.4 billion, which has said that it's entered into an agreement/ceasefire, is now continuously being kept up and it's being amped. Because while it's all very well to make memes on the media and laugh about it, essentially that's the go-to place for a large part of there are 200 million television sets, people are watching it. You know, even if a lot of the elite say that we've checked out of TV news, but a lot of people are देख रहे हैं भाई लोग, और हम भी तो देख ही रहे हैं ना, हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं आज because it matters. और इसमें सिर्फ मुझे लगता है टीवी भी नहीं, अखबार have also displayed an immense love for one-sided propaganda, which goes see, wars are a bad time for journalism as well. Embedded news, you do tend to be nationalistic as it were, it's seen as an act against the country. वो तो होता है, बट अभी तो इसमें टेकन टू सम अदर लेवल है. आप कहोगे भाई लाहौर का कैप्चर हो गया, कराची का कैप्चर हो गया, या मीडिया बोल रहा था, तो मतलब इनका मकसद क्या था आपके हिसाब से? देखिए मकसद, मैं आई विल गो ओवर सम ऑफ द पॉइंट्स जो अभी रेज किए, बट इन ब्रीफ, एक तो आई वांट टू अगेन स्टार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल एब्डिकेशन रही है कि मीडिया लैंडस्केप के ऊपर द इंग्लिश एंड द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस वर फाउंडेड वेल बिफोर द इंपॉर्टेंस ऑफ द मीडिया. People like Ambedkar and Nehru knew the power of the media. Ambedkar was a student of John Dewey. Of all people, he should have known what media should. हमने एक ढांचा नहीं बनाया, फ्रेमवर्क नहीं बनाया. और एक दूसरी चीज़ है कि हमने कभी ये डिस्टिंक्शन नहीं समझा कि मीडिया और जर्नलिज्म आर नॉट द सेम थिंग्स. इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द पीपल हु आर डॉक्टर्स. ये 2014 के पहले भी था उसमें, और अभी भी जो नई मीडिया आई है 1993 लिबरलाइजेशन के बाद, ये भी what I will call is a banya media. It's come from the same trading class which has an impetus to support this kind of Hindutva that this government supports basically. अब 2014 तक एक फर्क था, and even the example जो मनीष ने रेज किया है, वो अगर अटैक हुआ है गलत या सही, वो रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ था. 2014 के बाद अब रूलिंग गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं. वो एक जो चेंज आया है कि आप वो बोल ही नहीं सकते हैं. इट इज ड्यू टू अ हॉलो स्ट्रक्चर ऑलरेडी हॉलोड आउट, जिसको मोदी ने समझा है. उसमें दो चीजें आई हैं, एक सेंट्रलाइज्ड कमांड है जिसमें लोगों में डर पैदा किया गया है, और दूसरा एक हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि देयर इज अ लार्ज स्विंग टुवर्ड्स द काइंड ऑफ कम्युनल हिंदुत्व एंटी मुस्लिम रेटरिक. ओनर्स ये चीजें मानते हैं, ये ओनर्स सारों में ये चीजें भरी हुई हैं, ओनर्स चाहते हैं, ये चाहते हैं. तो फॉर द फर्स्ट टाइम उनके कमर्शियल इंटरेस्ट और आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट का एकदम पूरा मेल आया है, और ये आप इस लड़ाई में देख रहे हैं. अब ये इनको कोई डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं थी. इट इज एन एनालॉजी कि आप भाई ट्रेनिंग किसी को देते हैं तो 10 साल के बाद आपको सिखाना नहीं पड़ता है कि इस टाइम पे क्या करना है एकदम. और ये बात जब होती है तो आप जो स्टूडियो में परफॉर्मेंस देख रहे हैं, वो ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सोचते हैं सरकार इसे पसंद करेगी. सरकार से डायरेक्शन आने की जरूरत भी नहीं है, और सरकार इस ट्रैप में खुद फंस गई है, क्योंकि ये जो अब परफॉर्मेंस हो रही है, इस परफॉर्मेंस पे सरकार भी नाच रही है. तो उनके पास एक स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस नहीं है, वो किसी तरह रिएक्ट नहीं कर सकते. आपका एक्ट ऑफ टेरर हुआ है, आपने तो स्टूडियोज में ये बोला था, आपने यहां पे ये बोला था. बैठ के सोच के इन प्राइवेट कंसल्टेशन जो गवर्नेंस का रोल है वो खत्म हो जाता है जब आप इस तरह के सर्कस में डिसीजन मेकिंग को डाल देते हैं, और यही हुआ है सरकार के साथ. मनीष जी, ये जो देखिए हर प्रोफेशन में एक डिग्री ली जाती है. आप वकील भी हैं हमारे साथ, हमने डिग्री ली, पढ़ाई की, और कुछ हमने सीखा कि हमारी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए. और जर्नलिज्म में तो ऐसी डिग्री कोई ज़रूरत ही नहीं है. तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप मंत्री थे, आपने इस पर चर्चा की, और क्या आप समझते हैं कि ज़रूरी है कि कोई जर्नलिस्ट भर्ती नहीं हो सकता जब तक वो एक डिग्री 3 साल की 4 साल की जो भी है ले नहीं? कपिल जी, आपने बड़ी दुखती रग छेड़ दी, क्योंकि मैंने इस पे चर्चा ही नहीं की थी, पर इस पे हम आगे बढ़े थे. और इस देश का ऐसा कोई अखबार नहीं है जिसने फ्रंट पेज पे मेरे खिलाफ एडिटोरियल ना लिखा हो, क्योंकि जितने अखबार हैं वो सारे जर्नलिज्म स्कूल चलाते हैं, और वो नहीं चाहते कि भाई किसी भी तरह का कोई रेगुलेशन हो. तो और उस समय ये एक बहस मैंने शुरू की थी, मुझे याद है कि जो आपने बिल्कुल ठीक कहा
कि भाई जैसे बाकी प्रोफेशंस में है, देयर इज़ अ प्रोसेस, और उस प्रोसेस के बाद इम्तिहान होता है और फिर आप किसी पेशे में शामिल होते हैं, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कोई भी हो। अब उसके खिलाफ जो तर्क था कि साहब जो मुफस्सिल शहरों में पत्रकार हैं, जो ग्रामीण इलाके में पत्रकार हैं, वो उन पत्रकारों के खिलाफ ये बहुत बड़ा अत्याचार हो जाएगा। मैं आज भी उससे इत्तेफाक नहीं रखता, और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि कुछ ना कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड्स ज़रूर सेट करने की ज़रूरत है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो टेलीविज़न मीडिया है, उस टेलीविज़न मीडिया ने बहुत लड़ाई की। आपको याद होगा 2007 में हम लोग एक BSRB बिल का ड्राफ्ट लेके आए थे, ब्रॉडकास्ट सर्विस रेगुलेशन बिल। उसका इतना विरोध किया गया कि हम कोई रेगुलेशन नहीं चाहते। ठीक है, बात बिल्कुल उनकी जायज़ थी कि सरकार का कंट्रोल हो जाएगा उसके ऊपर, इसलिए रेगुलेशन नहीं तो बिना रेगुलेशन तो कंट्रोल है ही। हाँ, अच्छा, अब इन्होंने कहा कि सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। अब वो जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो जिसके खिलाफ फैसला देती हैं वो एसोसिएशन से बाहर हो जाता है, वो सो दे जस्ट ऑप्ट आउट। तो कोई सेल्फ रेगुलेशन जो एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क में एम्बेडेड ना हो, जैसे एडवर्टाइजिंग की जो रेगुलेशन है वो केबल टेलीविजन नेटवर्क्स रेगुलेशन एक्ट में एम्बेडेड है, प्रोग्राम कोड में। आस्की को जो अख्तियार हैं वो कानून से मिलते हैं। तो इसलिए इसके बारे में कुछ ना कुछ बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। पर उसके साथ मैं एक बात कपिल जी जरूर कहूँगा, देखिए वही लोग हैं, वही ब्रॉडली मीडिया का स्ट्रक्चर है। 1999 का जब कारगिल का युद्ध हुआ तो बड़ी जिम्मेदाराना तरीके से रिपोर्टाज की गई, यहाँ तक कि लोग फ्रंटलाइन से रिपोर्ट कर रहे थे। जी हाँ, जी हाँ। और कोई जो आज हम मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, जिस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, लड़ाई में थोड़ा सा नेशनलिस्टिक, जिंगुइस्टिक, हर व्यक्ति अपना रहता है, बट वो देयर वाज अ लेवल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। करेक्ट। उसके बाद अब 1999 से लेकर 2014 तक, चाहे सरकार एनडीए बीजेपी की रही हो, चाहे उसके 10 साल सरकार हमारी रही हो, रिलेशनशिप ब्रॉडली गवर्नमेंट और मीडिया का एडवर्सेरियल रहा, कंस्ट्रक्टिवली एडवर्सेरियल। 2014 के बाद नहीं हुआ। और 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि ये लोग बिल्कुल ही लेट गए? See, this is something which needs to be gone into deeply, जो हरतोष जी कह रहे थे। Is it the fear factor? Or is it the ideological co-option? It's more the commercial issue. कमर्शियल तो है ही है, वो तो that's a given. इसी जब हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेंगे, बिजनेस बंद हो जाएगी। हम लोगों ने डिजिटाइजेशन क्यों किया था? इतना एफर्ट करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्पेस का डिजिटाइजेशन किया था, क्योंकि ये कहते थे कि साहब जो ये एमएसओज है, जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स हैं, हमसे कैरेज फीस लेते हैं कि वो हमारी बैंडविड्थ कम है। हमने कहा चलो हम पूरे देश का डिजिटाइजेशन कर देंगे, पर उसके बाद भी समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। और जो स्टैंड अलोन न्यूज़ चैनल्स हैं उनके आज भी कोई रेवेन्यू मॉडल्स नहीं है। तो इसलिए मीडिया लैंडस्केप के ऊपर बहुत गंभीरता से एक नए सिरे से चर्चा करने की ज़रूरत है। मैं आपको आज बताता हूँ, मैंने स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से ये बात कही थी। मैं कहा सर, इस देश में 900 चैनल की जगह नहीं है। इस देश में जो मार्केट है वो 100 से ज़्यादा चैनल्स को अकोमोडेट नहीं कर सकती। एक काम करते हैं कि हर लैंग्वेज के 4-4 चैनल ऑक्शन कर देंगे। 96 चैनल हो गए, 2, 4, 5 चैनल जो छोटी लैंग्वेजेस हैं, डोगरी हो गई या कोई और लैंग्वेज हो गई, अगर किसी को चाहिए तो उसको असाइनमेंट बेसिस के ऊपर एडमिनिस्ट्रेड प्राइस पे दे देंगे। तो मैं दोबारा ये बात दोहरा रहा हूँ कि हिंदुस्तान के मीडिया लैंडस्केप में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लैंडस्केप में ये 800-900 चैनल की जगह ही नहीं है। प्रिंट मीडिया का भी वही हाल है। भाई आप क्या कहते हैं, 30 रुपए का अखबार छापते हो, 3 रुपए का बेचते हो, आपका सब कुछ इश्तिहारों पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल सही। और अगर सरकार डीएवीपी के इश्तिहार बंद करते, जिसको आज ब्यूरो ऑफ आउटरीच या कुछ कहा जाता है,
तो इनका जो ब्रेड एंड बटर एडवर्टाइजिंग है वो पूरी तरह से गड़बड़ा जाता है। जो आपने कहा ठीक है, लेकिन चर्चा ये होनी चाहिए कि भाई ये जो इस तरह से खबरें आ रही थी कि 12 शहर कब्जे हमने कब्जा कर लिया, ये खबरें आ रही थी 12 शहरों पे कब्जा हो गया, और साथ साथ में पाकिस्तानी पीएम अभी बंकर में छुपा हुआ है, ये सब खबरें आ रही थी। देखिए, जब हम एम्बेडेड जर्नलिज्म की बात करते हैं या रियल जर्नलिज्म की बात करते हैं, तो जो इन सीटू सिचुएशन है वो जनता तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन जो आज का जो वॉरफेयर है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें आप कोई टैंक तो भेज नहीं रहे, आर्मी तो जा नहीं रही, तो बॉर्डर तो क्रॉस नहीं हो रहा, ये सारा अपने तरफ से हो रहा है, वो अपनी तरफ से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देयरफॉर सच्चाई तो कभी आपको पता ही नहीं चल सकती। जब आपको सच्चाई पता नहीं चल सकती तो फिर ऐसे काम आप क्यों करते हो? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नेचर ऑफ वॉरफेयर ऑल्सो बदल गया है। श्योर, लेकिन उसमें फिर नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू जर्नलिस्ट भी बदला है, सो दे हैव टू जॉली वेल अडैप्ट और दे शुड लीव द किचन। मतलब भाई ये तो नहीं कह सकते कि हमको पता ही नहीं है इसलिए हम झूठ फैला रहे हैं। सो दैट्स द फिग लीफ। मैं पूछ रहा था ये ऐसा क्यों? इनको भी पता है कि झूठ है, इनको भी पता है कि एक्सपोज हो जाएंगे, इसमें डैनियल सिल्वरमैन एक एकेडमिक है जिनको कोट किया है थी न्यूयॉर्क टाइम्स ने अभी कल या आज छपी है खबर, उसमें उन्होंने कहा है, एंड ही इज यूज्ड द वर्ड एस्केलेटरी अगेन इन अ डिफरेंट थिंग, दैट ये जो पूरा डिसइंफॉर्मेशन का सिलसिला, झूठ बोल के उकसाना, लोगों को इमोशन करना, इज पार्ट ऑफ एस्केलेटिंग इमोशंस टू इनकरेज एंगेजमेंट। So I think a large part of it is, of course, this economic thing of establishing yourself as the most outrageous, but it is way beyond that. Yes. And I think while, of course, Kargil and now is a good example to look at, but it's also perhaps misplaced because तब बिल्कुल political माहौल आपका बिल्कुल अलग था, आपकी technology जो थी आपके पास वो अलग थी, और जो technology of the press as it existed और media वो टूटी नहीं थी। देखिए 2008 के बाद with the advent of social media वगैरह वो आपकी टेक ही टूट गई ना, तो जो आपका इकोनॉमिक मॉडल था ही नहीं, वो डबल वैमी हो गया। अखबार कैसे बेचेगा? सबको अब इस वक्त तो एक पीडीएफ मिल रहा है, तो वो क्या करे? हाउ डू दे सेल देयर अखबार्स इन अ कंट्री वेयर द एपेटाइट टू पे फॉर न्यूज इज एनीवे सो लो? सो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ मल्टीपल काइंड ऑफ वैमीज दैट हैव फॉलन, बट द सेंट्रल थिंग दैट हैज चेंज्ड इज द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट व्हिच सीज हार्नेसिंग इंफॉर्मेशन givers as vital to it. And I'll give a very small example which made me conscious about how important the role of the media was. 2023 में जो BBC ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी गुजरात पे, जिसके बाद they were effectively kicked out of India, उसमें मोदी जी से क्या नाम था उसका, जिलियन, एक बहुत अच्छी बीबीसी की कॉरेस्पॉन्डेंट थी इंडिया में, उन्होंने McGivering, she asked Mr. Modi, who's then chief minister, कि if there was one thing you could do differently, what would that be? He didn't say that I could have saved Ehsan Jafri, I could have prevented Bilkis Bano, or the one thing I regret is कि भाई fabric हमारे राज्य का टूट गया. He said the one thing I regret is I could not manage the media. So what you're seeing post 2014, he said that very clearly. That was the only thing he regretted. So I think 2014 has been the bringing of that very evolved, sophisticated Gujarat model, which includes push, pull, voluntary submission, censorship, and already broken structure, and just making it kind of work for you. And added to that, and I think that's like the elephant in the room, is the lack of respect to the press that is given by this government. It believes in what it calls direct samvad. There'll be these kind of emperor-like kind of proclamations to the people, as it were. There is no press conference. There's no briefing. I mean, after all, one reason why there is even less information is what happened after China, what happened after the incursions and the loss of... There's been zero briefing. ना पार्लियामेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं, ना आप कोई ब्रीफिंग करा रहे हैं, ना कोई डीब्रीफिंग करा रहे हैं, या कोई क्लोज डोर ब्रीफिंग कर रहे हैं, या मुझे नहीं पता कि स्टैंडिंग कमेटी में कितनी ऑनेस्टी से लोग इस वक्त चर्चा करते हैं डायरेक्टली. एंड द सेम थिंग हैज हैपेंड नाउ. सो आपको लगता है उस वक्त दैट इज ग्रेट, आई एम ऑन टॉप ऑफ दिस. पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री ने 11 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की है. हम उस स्टेज पर आ गए हैं when that, and actually these things help governments to have an adversarial kind of a look, feedback. हाँ भाई, और कोविड में शायद हमारा पहला देश था जिसमें किसी भी इलेक्टेड ऑफिशियल ने कभी वो मुखातिब नहीं हुआ लोगों से. उसने उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को अपने
कि बेटा तू प्रेस कॉन्फ्रेंस ले। कोई आके नहीं बोला जब गंगा में इतनी बुरी हालत थी, जब लाशें थी वहाँ पे, कितनी चीज़ें थी। एंड वी हैव according to WHO the death count is probably 10 times of what was admitted by the government and possibly more. There was no information. So a government thinks that it's on top of the whole thing. But I think where that night where so much misinformation was going on is that when that feedback loop collapses, I mean, it's the job of adversarial media or even vaguely, you know, somewhat reporting honestly media. तो वो तो कभी to कोलैप्स alert होगा the ही government. नहीं। तो वो तो कभी नहीं, कोलैप्स ही वो नहीं देखिए होगा। वो तो जब होता है ना तो वो जैसे तब चाउशेस्कू होता है। चले गए, फिर खबर आएगी We कि live देखिए on भर भरा hope. के गिर गया। We live on hope. No, I think history. मैं आपसे इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की कि भाई मोदी जी ने उस समय कहा था माई ओनली रिग्रेट इज कि मैं मीडिया को मैनेज नहीं कर पाया। बट अब भी वो मीडिया को मैनेज नहीं कर रहे अकॉर्डिंग टू मी। उन्होंने सब कुछ बाकी सारा कुछ मैनेज कर लिया और मीडिया को मैनेज करने की जरूरत ही नहीं है। As I said, 10 साल की ट्रेनिंग हुई मैं हुई है, तो सही कह रहा हूँ ना। एकदम सही और उन्होंने क्या जरूरत है जब आपने इलेक्शन कमीशन को मैनेज कर लिया, सारी संस्थाओं को मैनेज कर लिया, हर चीज़ में आप ईडी आपके साथ है उसको मैनेज कर लिया, सीबीआई को मैनेज कर लिया, सब तो हमने मैनेज कर लिया। तो जो मीडिया वो कहेगा यार सब तो मैनेज हो गया, मैं भी मैनेज खुद ही खुद हो जाता हूँ, तो सही है या गलत है? नहीं तो आई थिंक वन थिंग यू पॉइंटेड आउट एंड दिस इज अगेन टू गो बैक टू समथिंग दैट वाज रेज्ड कि आई थिंक वी हैव टू लुक एट क्वेश्चंस इंस्टीट्यूशनली एंड व्हिच इज व्हाई आई हैव सम डिफरेंसेस ऑन द फैक्ट कि जर्नलिज्म की क्या ट्रेनिंग होनी चाहिए। आई सी जर्नलिज्म एज अ क्राफ्ट। अगर आप कॉलेज उसमें 3 साल किया है कि नहीं, आप जिस इंस्टीट्यूशन में आते हैं और जिस इंस्टीट्यूशन में काम करते हो वहाँ पे रिगर और वैल्यू सिखाई जाती हैं। आपने अगर ये इंस्टीट्यूशनल लैंडस्केप बदलना है तो क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि जर्नलिज्म के लिए आपकी क्या ट्रेनिंग है, ओनरशिप के लिए आपकी क्या ट्रेनिंग है। कोई भी घूमते घामते पैसे के बैग लेके आके मीडिया शुरू कर सकता है और हम जर्नलिस्ट से पूछ रहे हैं कि भाई आपकी ट्रेनिंग क्या है। ये जो जितने लोग हैं जो मिस रिपोर्टिंग कर रहे थे, इनमें आप देख लीजिए कितनों के पास जर्नलिज्म डिग्री थी। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम के पास डिग्री थी। वो डिस्पाइट दैट डिग्री ये तमाशा कर रहे थे। दे वर जंपिंग थ्रू द हूप्स। सेम रिपोर्टर्स जो आप कह रहे थे कारगिल में थोड़े रिस्पॉन्सिबल थे, उसकी सच्चाई मैं आपको बाद में बता सकता हूं क्योंकि इसके लिए टाइम नहीं है कि उनकी क्या सच्चाई थी। बट उससे आगे आप आइए तो 25 साल के बाद वही रिपोर्टर्स क्या कर रहे हैं उसकी बताने की जरूरत है। इस वॉर में गौरव सावंत जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि पुरीज को कोई दिक्कत नहीं है ये सब होने देने में। प्रॉब्लम वहां से आती है और आप ये चीजों पे कंट्रोल एक लैंडस्केप नहीं क्रिएट कर सकते, एक लेजिस्लेशन ऑफ ओनरशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर सकते। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग जो इलेक्शन कमीशन के लिए भी जरूरी है वो मीडिया लैंडस्केप के लिए भी जरूरी है। उसके बिना कोई सोल्यूशन नहीं आएंगे आपके पास। तो क्या फिर अकाउंटेबिलिटी तो हो ही नहीं सकती? अब कैसे अकाउंटेबल रहेंगे? देखिए, क्योंकि आपके मापदंड होंगे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कि किस किस्म की खबर जा सकती है मापदंड, गाइडलाइंस हैं, तो वो तो सारा उल्लंघन है गाइडलाइंस का। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे हो? देखिए एक चीज मैं इस पे आता हूँ समझ, एक चीज जो और बदल गई है कि कंप्लीटली मीडिया लैंडस्केप भी परिवर्तित हो गया है। ये सोशल मीडिया के एडवेंट से हर आदमी अपना ब्रॉडकास्टर है विदाउट एनी रिस्ट्रेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। अब आप अगर रशिया यूक्रेन वॉर को देखिए, वहाँ पे हमारी जैसी इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम है कि नहीं है मैं नहीं जानता, पर वहाँ पे भी इक्वली कंटेस्टेड नैरेटिव्स हैं। यूक्रेन के अंदर जो जिस किस्म की खबर जाती है वो यूक्रेन की गवर्नमेंट बहुत टाइटली कंट्रोल करती है। रशिया में जो खबर जाती है उसमें रशिया के लोगों को मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि फ्रंट के ऊपर क्या हो रहा है। पर वहाँ पे एक जो फॉर्चुनेट चीज़ है कि जनरल इंटरनेशनल मीडिया एटलीस्ट यूक्रेन में ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो आपके जो बाकी यूरोपियन आउटलेट्स हैं, आप जो उनके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनकी रिपोर्टाज है, इट फिल्टर्स है, राइट। रशिया में वो भी नहीं होता है। अगर आप रशियन टेलीग्राम चैनल्स को फॉलो करें, स्पेशली फरवरी 2022 ऑनवर्ड्स, you will see the same kind of institutional disinformation.
वो ठीक है, लेकिन वो वहाँ ये नहीं होता कि ज़ेलेंस्की का कब्जा हो गया या वो बंकर में बैठा है, वो वहाँ वो भी नहीं होता। But you see, the degrees, no, degrees can vary, but similarly in Ukraine. यहाँ तो हद हो गई ना, इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ Similarly, आपसे। so in a conflict situation, the state parties indulge in institutional disinformation. Now it depends upon the amplification mechanisms. How responsibly they editorialize it. So यहाँ पे if you become a participant in its amplification, without trying to have a modicum of balance, then you तभी have मैंने entered आपसे a very पूछा dangerous कि zone. मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की गाइडलाइंस हैं, ये जो फेक न्यूज़ है, इट्स कॉन्ट्री टू दोज गाइडलाइंस, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं हो सर ऐसा है कि आप जब अखबार शुरू करते हैं तो यू हैव टू रजिस्टर विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। जब आप टेलीविजन चैनल शुरू करते हैं या रेडियो शुरू करते हैं तो आपको लाइसेंस देते हैं। बिल्कुल सही। उस लाइसेंस की कुछ कंडीशंस हैं Correct. और उन कंडीशंस में साफ तौर पे ये लिखा हुआ पिटीशन फाइल होती कि ये लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए, इन्होंने ये सब उल्लंघन किया है। सर यही तो आपको कह रहा हूं कि आपके एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म भी है गवर्नमेंट में कि आपके जैसे ही कोई लाइसेंसिंग कंडीशन की वायलेशन होती है, प्रोग्राम कोड की वायलेशन होती है, देयर इज समथिंग कॉल्ड द EMMC, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, वो ऑटोमेटिकली अलर्ट ट्रिगर करता है। सो ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स नहीं है, उसका नतीजा क्या? पर अगर आपने इस्तेमाल ही नहीं करने हैं, आपने बिल्कुल आप फ्री फॉर ऑल का लाइसेंस दे रखा है। फिर तो आप कहते हैं कि जो सरकार है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा हो क्योंकि उन्होंने बीच में किसी को रोका नहीं, तो नहीं, उन्होंने लोगों को तो रोका और उन्होंने 4 PM डाउन कर दी, द वायर की तो साइट ही डाउन कर दी उन्होंने, और उन्होंने बताया नहीं हमें कि साइट डाउन हुई है। बट श्योर, बट नो, आई मीन दे डिड, सॉरी, आई एम जंपिंग द गन, बट नहीं, आई एम सेइंग कि भाई इन्होंने तो कई लोगों के मतलब आउटलेट्स बैन किए, तो जब चाहते हैं तो ये दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ दैट पैटर्न दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। बट आई एम आस्किंग इज कि भाई इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए। देखिए हर चीज में अगर किसी के लाइसेंस का उल्लंघन होता है, लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। यहाँ तो कोई फोरम ही नहीं है लाइसेंस कैंसिल। और सरकार और एक सांठगांठ इनकी है तो तभी तो किसी का लाइसेंस होगा नहीं और ऐसे ही काम चलता रहेगा। एक इस पे हम लोगों ने स्ट्रक्चरल सीमा में बोथ वर पार्ट ऑफ अ कमिटी लास्ट 6 months 8 months ऑन अ मीडिया बिल बेसिक, जिसपे जो फ्रेम करके हमने भी हैंडेड टू स्टैंडिंग कमिटी। उसमें एक बात हुई थी, ऑब्वियसली it may be idealistic in the current scenario, that we need a national media council that has to be very different from the press council. It should be independent. Independent means the only way to in this country manage independence is multi-party representation, equal numbers. The government does not have a majority representation. Each national party gets one representation. Some state parties get equal representation. So there's a balance of conflict there. उसमें कुछ journalistic representative होने चाहिए. It should have control over the dispersal of government advertising through mechanisms. You have to register with that body, otherwise you cannot get government advertisements. Everybody will register with you. You then have a fact-checking unit. The only thing you should test is not ideological purity, but भाई आप fact-checking की जो वो है, आप वो दायरे फॉलो कर रहे हो। अगर आप 4 बारी फ्लैग होते हो या 8 बारी फ्लैग होते हो तो आपको उधर से निकाल दिया जाएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट फंडिंग। वी आर प्रपोजिंग अ वेरी सिंपल मैकेनिज्म इन विच ऑल पार्टीज आर इक्वल, सो दैट देयर इज नो डोमिनेशन बाय द रूलिंग पार्टी and that there is a process of registration and disbursement जो finances का है basically for all media. Regulation and not government control. And I think that's what that very important difference. भाई इस माहौल में कौन माने? आपके रेगुलेशन का भी स्ट्रक्चर, इसको जो आपने कहा है ये बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर आप देखिए जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम सेक्टर को भी रेगुलेट करती है और ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर का जो टेक्नो इकोनॉमिक पार्ट है उसको भी रेगुलेट करती है। कंटेंट रेगुलेशन आपके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के पास है। सोशल मीडिया का कंटेंट रेगुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, जिसके आप मंत्री रहे हैं, उसके पास है। सो ऐसा नहीं है कि मैकेनिज्म्स एग्जिस्ट नहीं करते, ऐसा नहीं है पहले मैकेनिज्म्स फंक्शन नहीं करते थे, पर अगर आप मैकेनिज्म्स को फंक्शन करने ही नहीं देना चाहते तो फिर तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया
को अगर इंडिपेंडेंट रेगुलेटर आप बना सकें और उसको रेगुलेटरी अख्तियार कंटेंट के भी दे सके, पर क्वेश्चन इज हाउ विल यू इंश्योर इट्स ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस? दैट्स It's ultimately a political, टेलीकॉम सेक्टर में point. जुडिशियल रेमेडीज भी हैं, वहाँ काफ़ी सी चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है, यू आर राइट, बट द क्वेश्चन इज एट दिस पॉइंट इन टाइम इसमें प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक बॉडी है which is toothless, as we all know. Currently, I don't think members have also been appointed. Enough members have not been मेंबर्स भी appointed. अपॉइंट होते। अगर हम कोर्ट में जाएं तो हमें एक एफिडेविट फाइल करना पड़ता है कि जो हमने कहा है वो सच है। अगर वो सच नहीं निकलता तो कोर्ट मैटर खारिज कर देती है, करती है ना। आप डॉक्टर के यहाँ अस्पताल में जाएं तो उसको रिपोर्ट लिखनी पड़ती है कि भैया इसका ब्लड प्रेशर ये है, तो वो फैक्ट आ जाते हैं ना रिकॉर्ड पे। यहाँ तो कोई फैक्ट की बातें नहीं आ सकती, तो कोई सिस्टम तो आपको करना पड़ेगा ना कि जो द इश्यू इज फैक्ट कि सच्चाई क्या है और सच्चाई जनता को बतानी है, तो वो सिस्टम तो है ही नहीं। सिब्बल साहब, ये आप ट्रेडिशनल मीडिया की बात कर रहे हैं। अब अगर आप सोशल मीडिया की बात करें जो एक्चुअली वो तो अलग बात है। सोशल मीडिया वाज नॉट एज इररिस्पांसिबल इफ यू आस्क। पर मैं आपको एक कह रहा हूं एज इररिस्पांसिबल कि आप सोशल, बिकॉज आजकल कंजम्पशन पैटर्न्स भी चेंज हो गए हैं। आजकल लोग टेलीविजन नहीं देखते हैं, अखबार नहीं पढ़ते हैं, आप टीवी भी इसी पे देख लेते हैं, सोशल मीडिया भी इसी पे करते हैं, अखबार भी इसी पे पढ़ लेते हैं। द प्लेट हैज चेंज। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। अब सोशल मीडिया की जो सबसे बड़ी दिक्कत है दैट माई फैक्ट इज माई ओपिनियन, what I believe, My opinion is my fact. my opinion is my My fact, fact, my opinion is my fact, Yeah. right? तो आप उसका कैसे इलाज करोगे? और उसकी जो एम्प्लीफिकेशन है, उसकी एम्प्लीफिकेशन एट टाइम्स जो ट्रेडिशनल मीडिया है उससे कहीं ज्यादा है। क्योंकि आपके चैनल या आपके अखबार ना तो बाहर देखे जाते हैं ना पढ़े जाते हैं, पर जो सोशल मीडिया का प्रोलिफरेशन है वो एक देखिए, Virality. मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि भाई प्रिंट मीडिया में आप लिखित रूप में कोई बात रखते हैं, वहाँ बताएंगे इस दिन ऐसा हुआ वैसा हुआ, बोलते हैं ना। प्रिंट मीडिया में वो चेक भी हो सकता है, राइट? तो इस सिस्टम में जो न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा जो सोशल मीडिया है या मेन स्ट्रीम मीडिया है, कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि एक पोस्ट फैक्टो एक पोर्टल बनना चाहिए जिसमें उनको लाजमी कहना चाहिए कि ये जो मैंने खबर दी थी इस आधार पे दी थी। ये भी तो हो सकता है ना। चलिए छोड़िए, आप रेगुलेट मत कीजिए, लेकिन ये आपको लाजमी है कहना, जैसे कोर्ट में एफिडेविट फाइल करना पड़ता है कि भाई आपने ये खबर चलाई, किस आधार पे चलाई, तो आपके एक इट्स पार्ट ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप पोर्टल में वहाँ जाके बताइए कि इस वजह से मैंने खबर चलाई। अगर वही हो जाए तो फिर भी रेगुलेट हो सकता है। बट यू नो अल्टीमेटली बिकॉज इन द एंड द पीपल जो खबर को देख रहे हैं वो उसकी रिबटल को नहीं देखते कि एक प्री फैक्टो सिस्टम की जरूरत है। आफ्टर ऑल CNN भी तो लाइव रिपोर्ट करता है, BBC भी लाइव रिपोर्ट करती है, तो वहां पे ये चीजें बार बार क्यों नहीं होती? ये नहीं कह रहा कि वहां पे गलतियां नहीं होती, बट इस स्केल पे डेलिबरेट जो होती है। बॉब वुडवर्ड जैसे जर्नलिस्ट होते हैं, वहाँ वॉल्टर क्रॉनकाइट जैसे जर्नलिस्ट होते हैं। तो आप जर्नलिस्ट अच्छे तो हायर नहीं करने देंगे ना, ये सिस्टम फरीद ऊपर से हो रहा ज़कारिया है होता है, वहाँ ऐसे जर्नलिस्ट हैं जो, तो उस सिचुएशन में ये कंटिन्यू करेगा। बेसिक क्वेश्चन इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप और पाइपलाइंस का है। अब वी आर ऑलरेडी इन द सिचुएशन। देखिए, अब पाइपलाइन का कंट्रोल धीरे धीरे क्वाइट एविडेंटली दो लोगों के हाथों में हो रहा है, राइट फ्रॉम द टॉप डाउन, फ्रॉम द सोर्स इटसेल्फ टू टेलीकॉम टू प्रोडक्शन हाउसेस टू टेलीविजन चैनल्स, स्लोली इनटू प्रिंट। We are not looking at what this means. Modi doesn't have to give indications to 15 people. That's what I said. He doesn't have to manage Two the people media. know what he wants, Yes, exactly. And the rest people is who you. work for them That's know right. what he wants, and so on. That's how it works. But The system. you know, this is very despairing situation. क्या मतलब कि आप हमें इतनी चीजें बता रहे हो और फिर कोई सुधार की तो आप बात ही नहीं कर रहे। अब या तो इंडस्ट्रियल हाउसेस को आप मीडिया से बिल्कुल अलग कर दो। इस देश में सिब्बल साहब पिछले 30 साल से क्रॉस होल्डिंग्स के ऊपर बहस चल रही है कि भाई वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्रॉस होल्डिंग्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप कंटेंट में हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होने चाहिए, अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में हैं यू नो आप कंटेंट में नहीं होने चाहिए, राइट? अगर आप ये क्रॉस होल्डिंग्स
के ऊपर ही कानून ले आए, जिससे कि आप correct. इसको आप सेग्रीगेट कर दे, सेपरेट कर दे कि भाई ठीक है, आपको कंटेंट में रहना तो फिर आप कंटेंट क्रिएटर है, आपको अगर कैरेज में रहना है तो आप उसको ट्रांसमिट करेंगे, आप कंटेंट नहीं क्रिएट करेंगे। यही अपने आप में एक बहुत बड़ा सैल्यूटरी सुधार होगा। दूसरा जो मैं पहले कह रहा था, देखिए आप फिल्म्स है, अब फिल्म्स में आप प्री सेंसरशिप करते हैं, राइट, कि आप यहाँ तो वो हो नहीं, सकता। हाँ नहीं, आप एक एग्जामिनिंग कमेटी बनाते हैं, रिवाइजिंग कमेटी बनाते हैं, फिर एफकैट है और फिर अदालतें हैं। टेलीविजन में आपने एक पोस्ट फैक्टो प्रोग्राम और एडवर्टाइजिंग कोड बना रखा है कि आप इसको फॉलो कीजिए, अगर आप इसका उल्लंघन होगा तो उसके आपके ऊपर कार्रवाई होगी। जब कार्रवाई कोई नहीं करना चाह रहा तो आप कोई भी कानून बना लीजिए, फिर कोर्ट में जाना चाहिए ना, फिर कोर्ट में जाना I चाहिए think ना। इसमें हम लोग को नजर थोड़ी बहुत दौड़नी चाहिए ऑन से व्हाट द न्यूज ऑफ द वर्ल्ड डिड इन द यूके। उसने जिस तरह से एक बच्ची जिसका खून हो चुका, मतलब शी वाज ऑलरेडी डेड एंड दे वर यूजिंग हर मेल बॉक्स टू डू थिंग्स एंड चीटिंग एंड privacy. But the institution, whether it was Ofcom, whether it was the courts there, they got together and they took on Rupert Murdoch. It seemed impossible to take on a gigantic world. I think our institutions, not just the government, Yeah, courts. because the government is not interested. Yeah, so courts, our other regulatory institutions will have to grow some teeth. If you really want to fix this, it will have to be the will of the Let's get together people and file a who petition are to the Supreme Court. मैं सर आपको सॉरी टू इंटरप्ट No, शिवा जी, इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है। जब लेवेंसन इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आई, भारत में कहीं पे उस लेवेंसन इंक्वायरी कमेटी की ना रिपोर्टाज हुई ना चर्चा हुई। correct. मैंने एक कंसल्टेटिव कमेटी INB की मीटिंग बुलाई, जहां पे लेवेंसन इंक्वायरी के बारे में हमने कहा कि हम मेंबर्स को ब्रीफ करेंगे। सिब्बल साहब, द पुश बैक फ्रॉम द मीडिया हाउसेस वाज सो ह्यूज कि आपने मीटिंग कैसे बुला ली, आपने लेवेंसन इंक्वायरी के ऊपर ब्रीफ करने के लिए किस तरह से इस चीज को आगे बढ़ाया। एनीवे वी डिड इट, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आउटसाइड दैट वन फॉर्मल थिंग दैट वी डिड, in the entire media landscape, there was absolutely zilch discussion about the takeaways or the correctives of the Levinson report, because you're not interested in correcting it. See, it's a model which is working for everybody who's a stakeholder at the moment. Media has become a political arm of the government. Well, Yeah. there's also something. And there's interest in it. There are interest and there's ideological affinity. It's actually a super moment for them. I It's don't like think the media has any ideological ability. कोई No, और I आ think a गया lot तो of दो- proprietors दो kind of मिनट में are बदल one- जाते हैं they're कि one with the इनकी messaging, कोई पलटेंगे। they have affinity with their own, Interests. making money every day. That's But what that it is. ideological affinity was visible from 2012 to 2014 also, when there was somebody else in power. तो एक ये right wing हिंदुत्व affiliation तो है a larger sympathy में. But एक और चीज़ है, we have to look at culturally क्या दिक्कतें हैं। इंग्लैंड में आपने एक BBC फॉर्म कर लिया है ना, आप वो सिस्टम इंडिया में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? वो तो एक पॉलिटिकल फेलियर है ना, दैट इज नॉट एन इंस्टीट्यूशनल फेलियर आउटसाइड कि आप यू कांट क्रिएट दोज इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे लेविंसन इंक्वायरी में भी वही प्रॉब्लम आएगी। दिस इज द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पॉलिटिकल क्लास दैट क्रिएट्स दिस परसेप्शन कि इसमें दिक्कत होगी, क्योंकि आप इंस्टीट्यूशंस इंडिपेंडेंटली, कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती नहीं है कि इंस्टीट्यूशन शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोल। ये तो एवरीबडी इज वेटिंग कि जब हमारी बारी आएगी तो हम क्या करेंगे। आप ये बाकी स्टेट्स देख लीजिए जहां पे ऑपोजिशन पावर में है, वहां पे क्या हो रहा है। सी, वीव रीच्ड द स्टेज, आई मीन दैट वाज अ परफेक्ट एग्जांपल। द वायर स्क्रीन्ड अ मूवी, दिवाकर बैनर्जीज मूवी दैट हैड बीन मेड फॉर नेटफ्लिक्स. We watched the movie. Politically maybe not so strong, but in terms of its social commentary on control, and is an enormously strong movie. Nobody censored it. Netflix has decided we will not put it out. We have bought it, produced it, and we will keep it hidden. This is where we have reached in terms of what kind of control exists. इसमें the government doesn't have to say anything. बट सर देखिए, इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम तो अभी भी ये तो शुरू से ही था। ये जो हरतोष जी बात कह रहे हैं कि जब तक पॉलिटिकल क्लास या पॉलिटिकल क्लास का इंस्टीट्यूशनली साइकी नहीं बदलेगा, दैट वी नीड टू अलाउ इंस्टीट्यूशंस
to flourish and function. मनीष जी, we are living in a fool's paradise. No, ये कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको सच्चाई बात बताऊं। हम बड़ी चर्चा यहाँ कर रहे हैं, कोई बदलाव नहीं आने वाला। When politics will change, this will change because it's a part of When it. politics will change, सीमा जी, वो तो भगवान ही जानता है। क्योंकि यहाँ तो मतलब कि वो जो जेम्स मैनर जब बोलते हैं, तक विकसित भारत बन जाएगा तब तो पॉलिटिक्स कैसे चेंज होगा? देखिए अभी भी देखो विकसित भारत है हर जगह पे, वैदिक हम खेम है ना, कितनी उन्नति कर रहे हैं। मतलब कि भुखमरी खत्म हो गई, गरीबी खत्म हो गई, हिंदुस्तान का हम विश्व गुरु हैं, हम सारी दुनिया हमें मतलब कि जहां हम जाते हैं सारी दुनिया पहचानती है कि हम हैं। हाँ? तो ये तो है हिंदुस्तान के। सिब्बल साहब, जो सबसे डेंजरस बात वही है कि अगर राजनीतिक परिवर्तन भी हो जाए तो ये प्रवृत्ति नहीं बदलेगी। उसका मैं कारण है, बिकॉज द मीडिया हैज गिवन अ मैसेज टू द पॉलिटिकल क्लास that if you treat us in this manner, we will behave. Absolutely. So therefore, ये पिछले 10 साल में इन्होंने सबसे बड़ा जो अपना नुकसान किया है कि इन्होंने एक संदेशा दे दिया है कि भाई अगर आप हमारे से ठीक है समझ आया, तो फिर हम जो आप कहोगे करेंगे। भाई, वो तो लोकतंत्र का भी तो बड़ा भारी नुकसान है ना। मैं समझता हूं कि जो पहला काम हम लोगों को करना चाहिए, ये जो बातें हम चर्चा कर रहे हैं इसको एक पिटीशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, मैं आज के दिन मानता हूं कि इसमें ज़रूर कोई ना कोई कदम उठाएगा, क्योंकि वही एक संस्था है जो बदलाव ला सकती है, जो अपनी जजमेंट के अंतर्गत जैसे लाए ना, एक जजमेंट जस्टिस पारदीवाला ने दी ना पीछे कि भाई आपको प्रेसिडेंट हो या गवर्नर हो, आपको फैसला करना पड़ेगा 3 महीने में, जो भी है आपको फैसला करना पड़ेगा। तब जब तक ये नहीं होगा कोई राजनीतिक दल इसमें इस समय बदलाव नहीं चाहेगा। इनको एक और, ये जो गोदी मीडिया का एक एस्पेक्ट जो नहीं टच हुआ है, वो मैं चेंज कि इसका एक और फायदा है रूलिंग क्लास को, कि अब जो भी इंडिपेंडेंट मीडिया के छोटे दायरे बचे हैं, आप उनको निगेट करने के लिए, उनको टारगेट करके, उनको लेबल करके, उनकी भी जो मैसेजिंग है आप उसको डिस्ट्रॉय कर दें। वो रेगुलरली हो रहा है। एक स्कॉलर, एक अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने क्या लिख दिया कि उसको अगले दिन अरेस्ट हो गया। वो ये तो हालात है। तो आप सोचते हो कि कोई भी राजनीतिक दल, और इस स्थिति में कोई भी विरोध करेगा, कर ही नहीं सकता, उसके पीछे आ जाएंगे। तो ये तो एक ही रास्ता बचा है कि कोर्ट के पास जाया जाए और एक जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाइल करे पिटीशन कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में और लोकतंत्र का नुकसान है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी को सिस्टम बनाना ही नहीं चाहती। तो आप प्लीज़ इस पे चर्चा करके कुछ अपनी राय दीजिए। सर, कोर्ट की कई जजमेंट्स है इसके ऊपर। ऑमनिबस जजमेंट नहीं है, फ्रीडम ऑफ ऐसे नहीं, नहीं, मैं ढांचे की बात कर रहा हूँ, मैं उस स्ट्रक्चर की बात ही कर रहा हूँ। कई लोग जिनको नोटिस दिए गए थे कि आपका लाइसेंस कैंसिल करेंगे, तो वो कोर्ट ने किया ना, दखलअंदाजी की ना। कोर्ट ने जब गए अपना लाइसेंस बचाने के लिए, कई जजमेंट्स में उन्होंने ये कहा है, बड़ी संजीदा तरीके से कहा है कि जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को ठीक करने की जरूरत है। सो देयर इज एक्चुअली, कोर्ट कैन से प्लीज गिव अस हाउ यू गोइंग टू डू इट। तो एक प्रेशर बनेगा ना भाई। अब देखिए ऐसा ना, हम तो यहाँ से उठकर तो नहीं जा सकते भाई कुछ नहीं होने वाला। नहीं, हम बिल्कुल ये जो हम प्रोग्राम करते हैं इसीलिए करते हैं कि जनता तक कुछ ना कुछ सच तो पहुंचे, और मुश्किलें क्या हैं, बाधाएं क्या हैं, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये था कि ऑलरेडी अ बॉडी ऑफ जुडिशियल ओपिनियन एग्जिस्ट्स whereby which is a base, because they have been expressing concern about this. So we'll take that as a base. We'll take it as a base, but I think we should try and do that. I agree with you. It is what we are talking, and we are happy. We are also saying the same thing to opposition parties. While you are in opposition and suffering from this problem, तो आप अभी क्यों नहीं manifesto wise sign on करते हो to these things? बाद में तो obviously कोई नहीं करेगा जब power में आ जाते हैं. But at this moment there may be some ability कि भाई आप अभी कमिट करो, मैनिफेस्टो का पार्ट बनाओ, बाद में देखा जाएगा। एटलीस्ट कुछ प्रेशर तो बाद में बिल्ड हो सकता है। तो रास्ता दिखेगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।